हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक कुमार दीपांकर और स्वागत है आपका पहुंचल एकेडमी के इस डेमो लेक्चर में। तो आज का जो लेक्चर होने जा रहा है ये होने जा रहा है जीके जीएस के ऊपर। एज अ जुडिशरी स्टूडेंट आप सबको ये बात पता होगा कि जिस तरह लॉ पेपर तो इंपोर्टेंट होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जीके जीएस का महत्व भी कम नहीं है। जीके जीएस क्या करता है कि ये आपको रैंक एनहांसमेंट में बहुत हेल्प करता है। अगर जीके जीएस पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी है तो आप उन बच्चों से ज्यादा आगे निकल सकते हो जो कि सिर्फ लॉ पेपर पे ज्यादा फोकस करते हैं और जीके जीएस पे कम करते हैं। तो चूंकि एक महत्वपूर्ण सेक्शन है बहुत सारे स्टेट जुडिशरी के लिए, सामान्य ज्ञान का जो सेक्शन है, और इसमें भी बहुत सारे पेपर ऐसे होते हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ने होते हैं, जिसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि अगर हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, करंट अफेयर्स का, समसामयिकी का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का वेटेज ज्यादा होता है, और ज्योग्राफी का। तो हमें इन सारे सामान्य ज्ञान के विषय को पढ़ना पड़ता है। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस दोनों को ही बहुत ही अच्छे से पढ़ना होता है। क्योंकि हिस्ट्री का सेक्शन बहुत ज्यादा वास्ट होता है और चूंकि इसमें बहुत सारी तिथियां, बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जिनको याद रखना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन चूंकि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने की वजह से हमें इस विषय पर, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है एग्जाम में, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी के, तो इसको हम लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक और अच्छे से इसे हमें पढ़ना चाहिए। आज का जो लेक्चर होने जा रहा है आपका, ये इतिहास विषय का है, और इतिहास विषय में भी आज हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास करेंगे, और प्राचीन भारत के इतिहास में वो सेक्शन, वो चैप्टर करेंगे जिससे बहुत ज्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं या बनते भी हैं। अगर हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो ये आदिकाल से लेकर के और लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी तक पढ़ा जाता है, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव को देखते हुए जो महत्वपूर्ण चैप्टर है प्राचीन भारत के इतिहास में, वो सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर है, उससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। वैदिक सभ्यता का चैप्टर है, उससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और उसके बाद मौर्य एम्पायर, महाजनपद काल और बुद्ध और जैन धर्म, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आज का जो लेक्चर होने जा रहा है, ये होने जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अध्याय है और इस अध्याय से कई सारे प्रश्न एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका आपका हड़प्पा सभ्यता, और इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि जो सबसे पहला अवशेष हमें प्राप्त हुआ था इस सभ्यता का, वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ था, जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में है। तो 1921 में पाकिस्तान का एक जिला है साहिवाल। 1921 की बात है, ये वर्तमान पाकिस्तान का जिला है साहिवाल। ठीक है, तो वर्तमान पाकिस्तान के जिला साहिवाल में 1921 में अवशेष जो है हड़प्पा नामक स्थल से खोजे गए थे, जानकारी प्राप्त हुई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए क्योंकि ये जो सभ्यता है ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। सिंधु नदी के किनारे विकसित होने या फलने फूलने की वजह से इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी रखा गया था।
तो आगे अगर हम लोग बात करें तो 1922 में 1921 में तो हड़प्पा की खोज हुई थी, ठीक है, जिसको कि दयाराम साहनी ने खोजा था। और 1922 में मोहनजोदड़ो और अन्य स्थल का पता चला। और चूंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के इर्द गिर्द ये सारे क्षेत्र पाए गए थे, इसका विस्तार था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। ये जो नाम है ये भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो अपर्याप्त है। क्यों अपर्याप्त है? अपर्याप्त है इसलिए अपर्याप्त है क्योंकि कई सारे जगह ऐसे भी हैं जो कि सिंधु नदी के किनारे विकसित नहीं है, इसलिए इसको ज्यादातर हड़प्पा सभ्यता के नाम से जो है ये सभ्यता प्रचलित हुई थी। अगर हम लोग इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये 12,99,600 वर्ग मील में फैला हुआ है। 12,99,600 वर्ग मील में विस्तार है इसका, ठीक है। और इसका विस्तार अगर हम लोग देखें दिशा के अनुरूप, ये आपका पूर्व हो गया, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। अगर हम लोग देखें कहां तक इसका विस्तार फैला हुआ था टोटल, तो पश्चिम में जो है सुतका गेंदोर के मकरान तट से लेकर के, कहां से? सुतका गेंदोर से, पश्चिम में सुतका गेंदोर से लेकर के पूरब में आलमगीरपुर जो अभी मेरठ जिला है, आलमगीरपुर वर्तमान मेरठ जो है, ये पश्चिम से पूरब का विस्तार इस सभ्यता का इतना था। और उत्तर में जम्मू से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी तक, ये इसका विस्तार इस सभ्यता का था, ठीक है। अब अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो ये जो सभ्यता थी इसको जाना जाता है यहां के नगर निर्माण के लिए, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य विशेषता है वह यहां का नगर योजना, टाउन प्लानिंग। इस सभ्यता के बारे में ऐसा कहा जाता था कि उस समय, यानी आज से लगभग 5,000 साल पहले की यह बात है, उस समय यह सभ्यता इतनी विकसित थी कि 19वीं सदी के विकसित देश अमेरिका से इसकी तुलना की गई कि इतना अच्छा नगर निर्माण योजना था। खास करके वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम था और सड़कें थी वो इतनी अच्छी थी कि 19वीं सदी में अमेरिका में उस तरह का देखने को मिलता था नगर शैली, है ना, इतना बढ़िया से बनाया गया था। तो बहुत ही बढ़िया नगर निर्माण नगर योजना थी, यहाँ टाउन प्लानिंग थी हड़प्पा सभ्यता की। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं इस सभ्यता के जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो हम लोग एक एक करके सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्षेत्रों को जानेंगे। इस सभ्यता के महत्वपूर्ण वो क्षेत्र जहां से जो चीजें, जहां ये विकसित थी, जहां इनका विस्तार था और जहां से बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई थी। फिर उसके बाद हम लोग इस सभ्यता के बाकी सारी चीजों के बारे में समझेंगे कि यहाँ का सामाजिक जीवन, नागरिक जीवन, व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, ये सब कैसा था, ठीक है, इन सबको समझेंगे। लेकिन सबसे पहले इंपोर्टेंट है वो सारे स्थान को जानना जो इस सभ्यता के अंतर्गत आते थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो चलते हैं बलूचिस्तान। इस सभ्यता का विस्तार बलूचिस्तान में भी था। तो बलूचिस्तान में कहां कहां तक फैला हुआ था वो हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में जो है एक जगह है सुतका गेंदोर। हम लोग उत्तर से आ रहे हैं, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहे हैं। एक जगह है कौन सा? सुतका गेंदोर। ये जो सुतका गेंदोर स्थान है इसका पता 1927 में जॉर्ज डेल्स ने लगाया था। इसका पता कब चला था? 1927 में। किसने इसका पता लगाया था? जॉर्ज डेल्स ने। ये सारे स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इन सारे स्थानों से हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारे पुरावशेष, बहुत सारे
पुरातात्विक चीजें और कई सारी सूचनाएं, जानकारियां मिलती हैं। तो 1927 में जॉर्ज डेल्स ने जो है इसका पता लगाया था। ठीक है, और ये जो जगह है ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। सुतका गेंदोर कहां स्थित है? दास्क नदी के किनारे। दास्क नदी के किनारे ये स्थान जो है स्थित है। और यहां पे क्या क्या पाया गया था? तो एक बंदरगाह पाया गया था, एक दुर्ग जिसको फोर्ट कहते, किला, वो पाया गया था, और निचला शहर पाया गया था। यहां से जो देखने को जिसके अवशेष हमें मिले हैं वो बंदरगाह है, पोर्ट जिसको पोर्ट कहते हैं, दुर्ग है, और निचला शहर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे निचला शहर क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो शहरीकरण था वो दो भाग में बटा हुआ था। एक सीटाडेल जो कि थोड़े ऊंचे स्थान पर होता था, और दूसरा निचला शहर। जो सीटाडेल होता था, ऐसा माना जाता है कि वहां पे धनवान व्यापारी वर्ग या शासक वर्ग का निवास स्थान था, और जो निचला शहर था वहां मजदूर और कृषक वर्ग जो है रहा करते थे। तो ये जो बंदरगाह के रूप में ये सुतका गेंदोर जो एक बंदरगाह था, तो जाहिर सी बात है यहां से व्यापार भी होता होगा। जी हां, तो सिंधु सभ्यता का व्यापार फारस और बेबीलोन से किया जाता था। इस स्थल से, यहां से सुतका गेंदोर से जो व्यापार है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, वो फारस और बेबीलोन तक व्यापारिक संबंध थे। यहां से व्यापार होता था, इस बंदरगाह से व्यापार किया जाता था फारस और बेबीलोन के साथ। उस वक्त ये समकालीन सभ्यताएं थी, बेबीलोन की सभ्यता और फारस, जहां से इनका व्यापारिक संबंध था। इसी बंदरगाह से व्यापार होता था। इसी जगह बलूचिस्तान में एक दूसरा जगह है सोतका को। कौन सा स्थान है? सोतका को। ये सारे स्थान इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं कि कहां पे क्या क्या चीजें पाई गई, इनकी अवस्थिति क्या थी, यानी कहां पे ये अवस्थित है और यहां से क्या क्या चीजें पाई गई थी और क्यों महत्वपूर्ण है ये। तो ये जो सोतका को है ये शादी कौर नदी के मुहाने पर स्थित था। ये कहां स्थित था? शादी कौर एक नदी है, नदी के मुहाने पे। देखिए जितनी भी सभ्यता थी वो नदियों के किनारे इसलिए विकसित होती थी या विकसित हुई क्योंकि वहां से उनको बहुत सारा सुविधा मिलता था। नदियों के किनारे विकसित होने का सर्वप्रथम कारण था कि वहां से प्रचुर मात्रा में उनको जल मिल जाता था, जिससे वे सिंचाई करते थे अपने खेतों की। पशुपालन अगर वो करते थे तो पशुओं के लिए भी फसल और चारे की जरूरत होती थी। तो नदी के किनारे बसने का सबसे पहला प्रमुख रीजन था कि वहां पे कृषि ये लोग आसानी से कर पाते थे। दूसरा कि आराम से कहीं दूसरी जगह पलायन भी कर जाते थे नदी के रास्ते। ठीक है, तो ये जो सोतका को है इसको भी डेल्स ने ही खोजा था 1962 में, 1962 में इसको भी डेल्स ने ही खोजा था। डेल्स ने 1962 में इसको खोजा था। और यह बंदरगाह तो नहीं था लेकिन समुद्र तट और समुद्र तट से थोड़ा दूरवर्ती इलाका था जो कि एक व्यापारिक केंद्र इसको भी माना जाता है। अब हम लोग चलते हैं सिंधु। बलूचिस्तान तो हो गया, ये एक इंपोर्टेंट शहर था। दूसरा जो स्थल है वो है सिंधु। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? सिंधु। अब सिंधु के आसपास का कौन कौन सा शहर है वो देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो होता है मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला, अंग्रेजी में इसको माउंड ऑफ डेड कहते हैं। ये मोहनजोदड़ो का अर्थ था मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने, और इसकी खोज 1922 में की थी किसने? राखाल दास बनर्जी ने। राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की और उत्खनन करवाया था यहां पे। तो ये एक्चुअली राखाल दास बनर्जी बौद्ध स्तूप की खुदाई करवा रहे थे।
इस जगह पे बौद्ध स्तूप होने के कुछ प्रमाण मिले थे, तो उसकी खुदाई चल रही थी और उसी घटनाक्रम में, उसी खुदाई के दौरान इनको मोहनजोदड़ो शहर जो है वो मिला। जॉन मार्शल इस खुदाई का नेतृत्व कर रहे थे। जॉन मार्शल 2 साल तक 1922-1923 कंप्लीट इस स्थल की खुदाई करवाई थी जॉन मार्शल ने। उन्हीं के नेतृत्व में, किनका नेतृत्व था? राखाल दास बनर्जी ने खोजा था, लेकिन खुदाई का नेतृत्व कर रहे थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो की खुदाई चली। यहां पे नगर निर्माण के कई चरण प्राप्त हुए हैं। कई चरणों में नगर निर्माण किया गया था, क्योंकि ये सभ्यता लगभग 2000 से 3000 साल तक चली थी, है ना। तो नगर निर्माण कई चरण में हुआ था। पहले के जो बिल्डिंग थे वो ध्वस्त हुए या दब गए, बाद में उसके ऊपर फिर नए शहर बसाए गए थे, तो ये यहां से प्राप्त हुए थे। अब बात करते हैं कोट दीजी की। ये भी सिंधु के किनारे ही स्थित है, कोट दीजी। मोहनजोदड़ो तो हो गया, ये हम लोग छोटा छोटा बात इसलिए कर रहे हैं, ये इंपोर्टेंट शहर है, उस समय का इंपोर्टेंट क्षेत्र है, और इसको पहले इसलिए जान रहे हैं ताकि आगे आपको समझने में आसानी होगी कि कैसे सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित थी और वहां से किस तरीके से क्या क्या चीजें हमें मिली हैं। तो इसकी जो खोज हुई थी 1935 में, 1935 में धुरिये ने कराया था। धुरिये द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी 1935 के आसपास, ठीक है। और ये मोहनजोदड़ो से दक्षिण पूर्व दिशा में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो है स्थित था, लगभग 128 किलोमीटर की दूरी पे। यहां पर एक गढ़ी सीटाडेल, एक ऊंचा शहरी प्राप्त हुआ था यहां से, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, अच्छा यहां से और क्या क्या मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता के कल्चर के, संस्कृति के कुछ अवशेष यहां से प्राप्त हुए थे। यहाँ जो मकान थे वो कच्ची ईंटों के बने थे, लेकिन उसकी जो नींव डाली जाती थी, जो बेस डाला जाता था, वो पक्की ईंटों का डाला जाता था। चनहुद्रो, ये भी सिंधु के किनारे ही स्थित है, चनहुद्रो स्थान। चनहुद्रो ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित था। और ये जो चनहुद्रो है, इसको ननी गोपाल मजुमदार ने 1931 में ढूंढा था। ननी गोपाल मजुमदार 1931 में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। और यहां पर भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो पहले की संस्कृतियां थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए कोई भी सभ्यता एक दिन में ना तो बनती है और ना ही एक दिन में खत्म होती है, वो धीरे धीरे विकसित होती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता अचानक ही नहीं जन्म ले लिया एक ही डेट में। हालांकि इसका जो तिथि है, जो कि माना जाता है लगभग 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी तक माना गया है मुख्य रूप से, तो ऐसा नहीं है कि 2500 ईस्वी में अचानक जन्म ले लिया, उससे पहले भी ये डेवलप हो रहा था। तो इस सभ्यता से पहले, मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की अगर बात करें तो एक संस्कृति थी झूकर और झांगड़। तो इसी जगह से, चनहुद्रो से झूकर और झांगड़ संस्कृति के भी अवशेष प्राप्त हुए थे, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व के थे। तो यहाँ पे एक इंपोर्टेंट पॉइंट आपका आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व की सांस्कृतिक अवशेष झूकड़ एवं झांगड़ प्राप्त हुए, अवशेष प्राप्त हुए। ये चनहुद्रो की बात करते हैं। अब ये और कहां तक फैला हुआ था, तो पंजाब चले आते हैं हम लोग। बलूचिस्तान सिंधु को जान लिया, पंजाब शहर, यहां भी फैला हुआ था ये सभ्यता। पंजाब की बात करें तो पंजाब में ही उस वक्त, जो आज का पाकिस्तान में हड़प्पा है, उस वक्त वो पंजाब में था। अविभाजित भारत के पंजाब में था हड़प्पा, जो अभी कहां है, वर्तमान पाकिस्तान में। तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले
में रावी नदी के किनारे ये स्थित है। ये शहर कहां था? रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे इसकी अवस्थिति थी। और ये कहां था? आज के पाकिस्तान का साहिवाल जिला, पाकिस्तान का साहिवाल जिला। अब थोड़ा हम लोग हड़प्पा को जानते हैं। 1921 में दयाराम साहनी और एक उनके असिस्टेंट थे माधव स्वरूप वत्स, दो लोग। 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स, इन दो लोगों ने इस स्थल को खोजा था, अन्वेषण किया था इसका, है ना। लेकिन इससे पहले चार्ल्स मैसन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी थे और 1853 की बात है, जब रेलवे का काम चल रहा था, रेलवे की खुदाई चल रही थी, उस समय यहां पर जो है हड़प्पा के टीले देखने को मिले थे। लेकिन पूर्ण रूप से, विस्तारित रूप से 1921 में इसकी खुदाई जो है वो प्रारंभ हुई थी। हड़प्पा का जो प्राचीन नगर था वो मूल रूप से 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था उस समय, ऐसा अनुमान किया गया है कि 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इसी में पंजाब में ही एक और जगह है रोपड़। ये सब बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो जाते हैं। इन सारे स्थानों से संबंधित प्रश्न परीक्षा में हमें देखने को मिलते हैं। रोपड़ की अगर बात करें तो पंजाब में शिवालिक पहाड़ी के फुट हिल्स में, है ना, उसके तलहटी में ये रोपड़ जगह जो है मिली थी। और ये 1955 से 1956 तक इसकी खुदाई करवाई थी यज्ञदत्त शर्मा ने। 1955 से 56 तक यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में, यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसकी खुदाई जो है हुई थी रोपड़ की। ठीक है। रोपड़ में सिंधु सभ्यता के अतिरिक्त और भी कई सारे 5 अन्य बाद की सभ्यता, सिंधु के बाद की सभ्यता का प्रमाण भी मिला है। यहां से बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं, आभूषण बहुत सारे प्राप्त हुए हैं। ठीक है। बहुत सारी तांबे की कुल्हाड़ी और उसके बाद कुछ ऐसे टूल्स वगैरह तांबे वगैरह के प्राप्त हुए हैं। और मैं बता दूं आपको कि हड़प्पा सभ्यता के समय में लोगों को कांसे का भी ज्ञान था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है, इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस वक्त के लोगों को कांसे के धातु का बहुत अच्छा ज्ञान था। उसके बाद पंजाब में एक जगह है बाड़ा और एक जगह है संघोल। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का 2 जगह, बाड़ा और कौन? संघोल। यहां भी विस्तृत था, फैला हुआ था। बाड़ा और संघोल जो है यहां भी फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता। ये पंजाब की बात थी। अब हरियाणा चले आते हैं हम लोग। अब हरियाणा में देखेंगे कौन कौन सा स्थल बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राखी गढ़ी की। राखी गढ़ी, ये जो राखी गढ़ी है ये हरियाणा प्रांत के जिंद जिले में स्थित है। कहां है? हरियाणा के जिंद जिले में, जिंद जिले में स्थित है ये राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी की खोज सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। इसकी खोज की थी सूरजभान एवं भगवान आचार्य देव, इन्होंने राखी गढ़ी को खोजा था। और यहां से भी सिंधु पूर्व सभ्यता के बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां पर एक लघु मुद्रा भी मिली है, छोटी सी मुद्रा भी मिली है इस जगह से, सिंधु लिपि। उसमें सिंधु लिपि में लिखा गया है कुछ जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इसी हरियाणा का एक जगह है बनावली या बनवाली कहते हैं उसको, बनावली या बनवाली। ये हरियाणा राज्य में यह स्थल पाया गया है।
ये हिसार जिले में सरस्वती नदी, जो कि अब सूख चुकी है सरस्वती नदी, वहां पर ये स्थित था। और इसको आर एस बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट ने जो है 1937 में यहां से, बहुत लंबा खुदाई यहां पे चला, 1937 से 1974 तक यहां पे रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खुदाई चलवाई गई थी। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खुदाई करवाई थी 1973 में जो है इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाई थी। और ये जो बनवाली जगह है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां से कई सारी वस्तुएं, पुरातात्विक वस्तुओं की प्राप्ति हुई थी, जिसमें कि कई सारे क्या कहते हैं, मनके थे, बीड्स थे, है ना, मानव मृण मूर्तियां थी, बटखरा वगैरह था, मेजरमेंट का सामान, मिट्टी की गोलियां थी, और कई सारे सील्स और मुहर जो है यहां से प्राप्त हुए थे। यहीं पे एक जगह है हरियाणा में, मित्ताथल। मित्ताथल जो है ये भिवानी जिले में है और इसको भी सूरजभान ने ही खोजा था। अब हम लोग चलते हैं राजस्थान और देखते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जगह है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो अगर राजस्थान में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ कालीबंगन। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, ये कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। ये कालीबंगा जो है ये गंगानगर, आज का जो राजस्थान का गंगानगर जिला है, वहां से एक नदी बहती है घग्गर, तो ये घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा अवस्थित था। घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे इसके अवशेष जो हैं पाए गए थे कालीबंगा के। और यहां से सिंधु सभ्यता के साथ साथ सिंधु से पहले की जो सभ्यता थी उसके भी अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए थे, है ना। यहां जो खुदाई हुई थी 1961 में, ब्रजवासी लाल, दो लोग थे, एक ब्रजवासी लाल और एक बालकृष्ण थापड़, इन्होंने 1961 में यहां पे खुदाई करवाई थी। ब्रजवासी लाल एवं बालकृष्ण थापड़, इन सब से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, इन सब से जो है प्रश्न बनते हैं। तो इन लोगों ने यहां पे खुदाई करवाई थी और यहां पर खुदाई में जो है दो टीले मिले हैं और ये दोनों ही टीला सुरक्षा दीवारों से घिरा हुआ है, अर्थात दो सीटाडेल मिला, ऊंचा शहर टीला जो कि सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश की ओर आते हैं। राजस्थान के बाद कहा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है आलमगीरपुर, जो इस सभ्यता से संबंधित आलमगीरपुर, जहां पे इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे। आज का मेरठ जिला, वर्तमान मेरठ, उत्तर प्रदेश में जो आलमगीरपुर है ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है। कहां है ये? हिंडन नदी के तट पर, हिंडन नदी के तट पर ये उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर है। गुजरात की बात करें तो गुजरात के भी कुछ स्थल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। गुजरात के कुछ स्थल जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला जो इसका इंपॉर्टेंट शहर है वो है रंगपुर। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। ये मादर नदी के तट पर है और यहां पर रंगनाथ राव और माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खुदाई करवाई थी। ये मादर नदी के तट पर है। बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को अभी थोड़ी देर बाद। ये तो मैं स्थान बता रहा हूं, अब पूरी कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स भी शामिल होंगे, बहुत सारे तथ्य शामिल होंगे। तो ये जो रंगपुर है ये 1931 से 1934 तक, 1931 से लेके 1934 तक माधव स्वरूप वत्स एवं रंगनाथ राव
इन दोनों ने यहाँ पे खुदाई करवाई थी। अब इसमें एक जगह लोथल, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डॉकयार्ड पाया गया था, बंदरगाह पाया गया था। ठीक है, लोथल, लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। लोथल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सबसे बड़ा डॉकयार्ड था उस टाइम का, बंदरगाह था, भोगवा नदी के किनारे स्थित, किनारे स्थित। तो यहां से समुद्री आवागमन बहुत होता था, व्यापार होते थे। यहाँ पे मनकों का भी एक कारखाना मिला था, बीड्स का कारखाना। मनके होते थे एक तरह के पत्थर जिसको कि पॉलिश करके चमका करके लोग जेवर के रूप में, ऑर्नामेंट्स के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे, उसका उपयोग करते थे। और हाथी के दांत भी लोथल से मिले हैं। सबसे बड़ी चीज यहां से डॉकयार्ड एक बंदरगाह मिला जिसके लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, बंदरगाह जिसको गोदी भी कहते हैं, ये यहां से प्राप्त हुआ है, बंदरगाह। ठीक है, यहीं पे एक जगह सूरकोतदा, गुजरात में एक जगह है, कौन सा, और भी प्राप्त हुआ है, सूरकोतदा, 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 ये गुजरात में प्राप्त हुआ है। ये कच्छ जिला में है। गणपत जोशी ने 1964 में इसकी खोज की थी, 1964 में गणपत जोशी ने इसकी खोज की थी, गणपत जोशी ने इसकी खोज की थी 1964 में। यहां पर भी सूरकोतदा में शवाधान, यानी कि शव को दफनाने, शव के कुछ ऐसे अवशेष मिले जिससे पता चलता है यहाँ पे शवाधान कैसे मिला, और अस्थि कलश के रूप में मिला है, अस्थि कलश के रूप में यहाँ पे शवाधान मिला, शव के अवशेष मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे कब्र भी मिली है, घोड़ी की हड्डियां भी मिली हैं। तो ये सारे ऐसे जगह हैं जहां से, ये इंपोर्टेंट प्लेसेस हैं हड़प्पा सभ्यता के, जिसको कि जानना बहुत महत्वपूर्ण था। अब अगर बात करें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव की, कि ये सभ्यता कब आया, कैसे आया, कौन लोग थे ये, तो मैं बता दूं कि इसके लिए अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं। जैसे एक इतिहासकार है व्हीलर, व्हीलर का यह मानना था कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वही सिंधु घाटी सभ्यता के भी लोग थे, वही सिंधु सभ्यता के जनक थे, ऐसा व्हीलर ने कहा था। इसी तरह एक इतिहासकार थे गार्डन, गार्डन ने कहा था कि मेसोपोटामिया के लोग समुद्री मार्ग से यहां आ गए और आने के बाद नए वातावरण में नए चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के बाद यहां पे नई संस्कृति का वे लोग विकास कर दिए। एक और इतिहासकार थे फेयर सर्विस, उनका नाम था। उन्होंने कहा कि यह सभ्यता जो है ये बलूची संस्कृतियों को ही, जो पहले की सभ्यता थी सिंधु घाटी से पूर्व सभ्यता, बलूची संस्कृतियों का ही ये विस्तार है। क्या कहते हैं उसका, आखेट करने वाले लोग थे बलूची वाले, और यही लोग बाद में सिंधु घाटी सभ्यता को फले फूले बढ़ाए बुढ़ाए, है ना। अमलानंद घोष है एक, इन्होंने कहा था कि जो कालीबंगा है, राजस्थान का कालीबंगा, ये प्रथम संस्कृति का, हड़प्पा संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान माना गया, इनका कहना था। अब अगर हम लोग बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, यहाँ की मेन चीज क्या है, तो वह है स्थापत्य योजना, वहां का टाउन प्लानिंग। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व के प्राचीनतम सबसे प्लान्ड शहर थे, यानी पूरे विश्व में सबसे पुराना एक नियोजित शहर जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता ही थी, हड़प्पा सभ्यता ही थी। सिंधु सभ्यता में नगर जो थे, नगरों में जो मकान थे वो ग्रिड सिस्टम में होते थे, जाल के सिस्टम में, इस तरीके से। इस तरीके से जो है वहां पे मकान बने होते थे, ये सड़कें होती थी। ठीक है, तो ग्रिड पद्धति में इस तरह के जाल वाले सिस्टम में मकान बने होते थे, बसाए गए थे। सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर, ये सब जो है सारे समकोण है, 90 डिग्री हैं, ये सारे 90 डिग्री हैं। ये सड़कें सबको समकोण पर काटती थी एक दूसरे को। सड़कें, ये रोड्स जो हैं, ये रोड्स हैं, ये सारे रोड्स हैं, सड़कें हैं, ये सब सड़कें एक दूसरे को समकोण पे 90 डिग्री पे काटती थी। इतना बढ़िया से वो था, और नगर को एक आयताकार रूप में, है ना, रेक्टेंगुलर शेप में जो है बांटती थी। मोहनजोदड़ो की जो सबसे चौड़ी सड़क है वो उस समय में 10 मीटर से ज्यादा चौड़ी है, लगभग 25-30 फीट चौड़ी सड़क उस वक्त पाई गई थी, उससे ही ज्यादा।
ज्यादातर नगरों में सीटाडेल, ऊंचा शहर, दुर्ग बना हुआ था जो माना जाता है कि शासक वर्ग का था। और दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर जो ईंटों के मकान होते थे, निचला शहर जो था जहां सामान्य लोग रहते हैं, ऐसा माना जाता था। सिंधु सभ्यता में किसी को भी सड़क को ईंट बिछाकर पक्का नहीं बनाया गया था। सड़कें पक्की नहीं थी, लेकिन कच्ची सड़कें थी, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम इतना बढ़िया था कि सड़कों पे कभी कीचड़ या पानी नहीं लगता था। सिंधु सभ्यता के जितने भी भवन थे लगभग में स्नानागार यानी कि बाथरूम और घर के गंदे जल के निकासी के लिए नालियां जो है वो बहुत अच्छी सी बनाई गई थी। और कई घरों में कुएं भी थे, कई घरों में खुद के कुएं भी थे पानी निकालने के लिए। नालियां इतनी सुव्यवस्थित थी कि हर घर की नालियां सड़कों में बनी नालियों से जाकर मिल जाती थी। और सारे नालियां जो हैं वो ढकी हुई होती थी उस वक्त स्लैब से। इतना ही नहीं, लोग कुछ कुछ दूरी पे सड़कों के नीचे सोख्ता भी बना के रखते थे। सोख्ता ताकि जल को संचित किया जा सके, उसको प्यूरिफाई किया जा सके, उसको जमा करके रखा जा सके। ईंटों पर भी किसी तरह का कोई अलंकरण नहीं होता था। ठीक है, बस एक कालीबंगा एक ऐसा शहर है जहां की ईंटों में अलंकरण देखने को मिलता है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का कोई ऐसा अवशेष नहीं मिला है। मंदिरों के अवशेष यहां पे नहीं थे। हड़प्पा की जो जल निकास प्रणाली थी, जो मैंने बताया ड्रेनेज सिस्टम, वो बहुत ही ज्यादा विलक्षण थी। मतलब किसी भी दूसरी सभ्यता में ना स्वास्थ्य और सफाई पर इतना ध्यान नहीं दिया गया था उस समय में जितना हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने, हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने दिया था। लोग जो है उस वक्त दीवारों को जोड़ने के लिए गारे या जिप्सम का उपयोग ना कर, मिट्टी का गारा जो होता था उससे लोग अपनी दीवारों को जोड़ते थे। ठीक है, और सिंधु सभ्यता के कुएं वृत्ताकार भी थे और अंडाकार भी थे। दोनों तरह के कुएं होते थे। सर्कुलर शेप में भी होता था, सर्कुलर शेप में भी होता था और ओवल शेप में भी होता था कुएं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें थी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण की। अगर बात करें तो उस वक्त की छतें समतल होती थी बहुत अच्छे से, है ना। भवनों में पिलर का भी यूज किया जाता था, स्तंभों का, पिलर का इस्तेमाल होता था। और स्क्वायर, वर्गाकार रूप में, आयताकार रूप में भवन पाए जाते थे। कहीं कहीं मकान 2 मंजिले भी जो है देखने को मिलते थे। अब कुछ खास स्थल हड़प्पा के, इस सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे हैं जहां पर कि आपको विशेष स्थल का निर्माण योजना विशेष तरीके से देखने को मिलेगी। तो अगर हम लोग बात करें उस वक्त के निर्माण योजना की, एक एक करके सबको कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निर्माण योजना की और शुरू करते हैं हड़प्पा से, क्योंकि ये जो सभ्यता है ये अपने नगर निर्माण योजना के लिए ही जाना जाता है। तो हम लोग नगर निर्माण योजना पे पहले देखते हैं, सब जानेंगे, धीरे धीरे करके सब जान जाएंगे इस सभ्यता के अंदर की सारी इंपोर्टेंट चीजें। नगर निर्माण योजना जो है इसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नगर को पहले देखते हैं। किसको देखते हैं? हड़प्पा को देखते हैं। तो हड़प्पा में नगर जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ था। ठीक है, एक था पूर्वी टीला निचला नगर और एक था पश्चिमी टीला गढ़ी जो कि ऊपर था। अगर मान लो पहले हम बता दें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो त्रिभुजाकार थी। कैसी थी? इसका जो क्षेत्रफल है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल, ये त्रिभुजाकार। कैसा क्षेत्र था? त्रिभुजाकार। इससे भी प्रश्न बनते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस शेप में था? तो त्रिभुजाकार में था, इस तरीके से था। और अगर हड़प्पा की बात करें तो शहर जो है 2 पार्ट में बटा हुआ था। ये मान लो निचला शहर है और ये है आपका सीटाडेल, ऊंचा शहर। ये चारों तरफ से दीवारों से घिरा होता था। ठीक है, ये दुर्ग है। ये क्या है? दुर्ग। और ये क्या है? निचला शहर। निचला शहर जहां सामान्य लोग रहते थे, और ये दुर्ग है जहां की शासक वर्ग रहते थे, ऐसा माना जाता है। तो हड़प्पा की बात करें तो 2 खंड थे। जो पूर्वी टीला था, अगर ईस्ट की बात करें, ये ईस्ट में था, पूरब में था ये, और ये जो था ये पश्चिम में था, पश्चिमी टीला। ठीक है, ये दीवारों से घिरा होता था। एक चबूतरा बना दिया जाता था यहाँ, चबूतरे के ऊपर जो है मकान बने होते थे जो शासक वर्ग के थे। और यहाँ पे उत्तर में हड़प्पा शहर में घुसने का जो रास्ता था वो उत्तर दिशा में था। उत्तर दिशा में रावी नदी वहां से बहती थी और उस रावी नदी से जो है व्यापार वगैरह भी होता था।
और वहीं पर एक अन्न भंडार था। अन्न भंडार क्योंकि नदी के किनारे कोई भी चीज आता था, नदी के माध्यम से आता था नाव पर लद करके, तो वहां पे अन्न भंडार यानी कि ग्रेनरी भी थी और लेबर मजदूर के रहने के आवास भी थे और सामान्य आवास क्षेत्र भी था। हड़प्पा में एक कब्र भी मिला है। ठीक है, अगर हड़प्पा में हम ग्रेनरी की बात करें, अनाज के गोदामों की बात करें, तो वो 12 थे टोटल, जो 6-6 के कतार में थे दोनों तरफ, 6 इस तरफ 6 इस तरफ। 12 मान लो ये गोडाउन है तो 6 इस तरफ और 6 गोडाउन इस तरफ। ठीक है, उत्तर दिशा में प्रवेश था हड़प्पा का और 6-6 गोडाउन से 2 कतारों में 12 गोडाउन जो है बने हुए थे अनाज रखने के लिए यहां पे। ठीक है, और सबके आसपास अन्नागारों के दक्षिण में खुला फर्श होता था, मजदूरों के आराम वगैरह करने के लिए चबूतरे बने होते थे। ठीक है, या फसल को जो है वहां पे रखने के लिए, फसल को पीटने के लिए होता था। अब है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की बात हो गई, अब हम लोग मोहनजोदड़ो को चलते हैं। यह हम यहाँ के नगर निर्माण की बात कर रहे हैं, पहले वाली बात नहीं। पहले तो मैंने खुदाई उदाई के बारे में बताया, अब मैं बता रहा हूं नगर निर्माण योजना। तो मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो यह नगर भी 2 खंड में बटा हुआ था, पूर्व और पश्चिमी, सेम जैसे हड़प्पा बटा था जो मैंने अभी बताया आपको। और पश्चिमी भाग ऊंचा था लेकिन छोटा था, पूर्वी भाग छोटा नीचा था लेकिन बहुत बड़ा था। कच्ची ईंटों से किलेबंदी की गई थी उसकी। ठीक है, और यहाँ पे जो सीटाडेल है, ऊंचा जगह है पश्चिमी वाला क्षेत्र, वहां से बहुत इंपोर्टेंट मकान के अवशेष मिले हैं, जैसे कि पुरोहितवास थे, है ना, महाविद्यालय भवन मिला है वहां से, विशाल स्नानागार मिला है, अन्न का भंडार मिला है। ये सारे यहीं से प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। क्या क्या प्राप्त हुए हैं? अन्न भंडार गृह यानी गोडाउन, पुरोहित निवास, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, है ना, ये सब यहां से प्राप्त हुए हैं। इसका जो मोहनजोदड़ो का जो सबसे प्रमुख सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक स्थल माने पब्लिक प्लेस, वो स्नानागार है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी पवित्र दिन या पूजा पाठ या किसी भी इस तरह के अनुष्ठान के दिन जो है लोग वहां एकत्रित होते थे और वहां पे स्नान आदि करके वो अनुष्ठान जो है संपन्न किया जाता था। कोई भी यज्ञ या इस तरह का कुछ भी पब्लिक अनुष्ठान होता था तो वो उसमें स्नान करने के बाद किया जाता था। ठीक है, मोहनजोदड़ो का ये सार्वजनिक स्थल था स्नानागार। स्नानागार भी बहुत बढ़िया था, आज का स्विमिंग पूल कह लीजिए। सीढ़ियां बनी हुई थी उत्तर की दिशा में, उसमें उत्तर दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई थी। फर्श जो है वो पक्की ईंटों से, पूरा पक्की ईंटों से फर्श को वो किया गया था, प्लास्टर किया गया था और अनुष्ठानिक स्नान आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता था, ऐसा माना गया है। इसके बाद यहाँ पे क्या मिला? सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल है आपका स्नानागार और सबसे बड़ी इमारत मिली यहाँ का द ग्रेट ग्रेनरी यानी धान्य कोठार, बहुत बड़ा, जो कि लगभग 46 मीटर लंबा और 16 मीटर, 15.5 मीटर लगभग चौड़ा। सोचो बहुत बड़ा, 46 मीटर लंबा चौड़ा क्या था, अन्नागार था उस समय में, ग्रेट ग्रेनरी थी। मोहनजोदड़ो के ज्यादातर मकान जो है वो पक्की ईंटों से बने होते थे। चनहुदड़ो की बात करें अगर हम लोग, तो यहां से बीट्स बनाने का कारखाना मिला है। चनहुदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने का कारखाना। बीट्स वही छोटे छोटे चमकीले पत्थरों को पॉलिश करके बनाया जाता था, जो कि ऑर्नामेंट्स के रूप में उसका इस्तेमाल लोग करते थे, पहनते थे गले वगैरह में और बाकी जगहों पे। लोथल की बात करें तो लोथल की जो नगर निर्माण योजना है, वहां का जो टाउन प्लानिंग है, वो बिल्कुल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जैसा है, सेम टू सेम। इसलिए पता है आपको, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल जो जगह है ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से समान, यहां पे मैं लिख देता हूं, समान नगर योजना, समान नगर योजना है किसके? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के। इसलिए लोथल को जो है
लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की नगर योजना बिल्कुल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह है, इसलिए इसको लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। ठीक है, समानता होने की वजह से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगर योजना जैसी समानता लोथल में भी पाई गई, इसलिए लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता था। यहां पूरी बस्ती जो थी लोथल की वो एक ही बड़ी दीवार से घिरी हुई थी, और यहां भी दो खंड थे नगर के, निचला नगर और गढ़ी। ठीक है, यहां का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वो था यहाँ का डॉकयार्ड, और यहां से बहुत कुछ भी मिला है। अग्नि कुंड मिले हैं जिसमें अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं। बहुत सारे मकान यहाँ वृत्ताकार, चतुर्भुजाकार यानी सर्कुलर शेप में भी मकान थे लोथल के, चतुर्भुजाकार भी थे। और यहाँ पे कई सारे राख के साथ कुछ मृत पिंड भी मिले हैं, कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं राख के साथ, जिससे अनुमान लगाया गया कि यहाँ यज्ञ वेदी थी, यज्ञ कुंड था, और यज्ञ अनुष्ठान के लिए इसका उपयोग किया जाता था। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे मिट्टी के बर्तन के साथ साथ 600 से ज्यादा अर्ध निर्मित मनका मिला, ऐसे मनके जो पूरे बनाए नहीं गए थे, उसके अवशेष, मतलब क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि इसका जो विनाश हुआ था वो बाढ़ आने की वजह से हुआ था, तो इसलिए जो है हो सकता है बीच में ही ये खत्म हो गई थी सभ्यता पूरी की पूरी। तो यहाँ पे 600 अर्ध निर्मित मनका भी मिला था। यहां पर भी मनका बनाने का कारखाना था छोटा सा लोथल में। कालीबंगा की बात करते हैं अब, तो कालीबंगा का नगर योजना क्या था, तो ये भी दो भाग में बटा हुआ था, जैसे सब था, सब शहर लगभग शहर दो भाग में बटे हुए थे, सीटाडेल और निचला। तो ये कालीबंगा भी जो है उसी तरह से दो भाग में बटा हुआ था, निचला शहर और दुर्ग के रूप में। ठीक है, एक दीवार थी जो दोनों को बांटती थी, बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया जाता था, और यहां पर भी हवन कुंड के कई सारे अवशेष मिले हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी कलात्मक गतिविधियां की। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की कलात्मक गतिविधियां, यानी वहां से क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण हमें प्राप्त होती हैं। पाषाण एवं धातु की मूर्तियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कलात्मक गतिविधियों को जानते हैं। आर्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स, कलात्मक गतिविधियां। जिसमें हम लोग पाषाण एवं धातु निर्मित मूर्तियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के पुरातत्व अवशेष में पाषाण की मूर्तियां संख्या में बहुत कम है, पत्थरों की मूर्तियां जो हैं बहुत ज्यादा कम हैं। ठीक है, लेकिन धातुओं की मूर्तियां बहुत पाई गई हैं। और यहां से अगर बात करें पाषाण में, तो किस किस चीज की मूर्तियां मिलती थी, तो एलेबेस्टर, चूना पत्थर, सेलखरी, बलुआ पत्थर और सलेटी पत्थर से निर्मित जो मूर्तियां थी वो एलेबेस्टर से, चूना पत्थर से, बलुआ पत्थर से, सेलखरी से निर्मित थी। और सभी मूर्तियां, कोई भी मूर्तियां पूर्ण रूप में नहीं मिली हैं, पाषाण की बनी मूर्तियां वो खंडित रूप में मिली हैं, टूटी हुई मिली हैं। कोई भी पाषाण मूर्ति नहीं मिली है जिसका सिर और धड़ एक साथ हो, अलग अलग मिला है। मोहनजोदड़ो से एक सेलखरी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, जिसका कि नेत्र जो है वो बहुत लंबा, होठ जो है वो खुले और मोटे हैं, माथा छोटा है, ढलुआ है, इस तरीके की मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, एक शाल ओढ़े है वो व्यक्ति जो भी जिसकी मूर्तियां हैं, जो कि बाएं कंधे को ढके हुए है, दायां हाथ उसका खुला है, इस तरह की मूर्तियां मिली हैं। चूने पत्थर से निर्मित 14 सेंटीमीटर का एक सिर मिला है, मतलब सिर और धड़ एक साथ कहीं नहीं मिला है। ये सारे वहां से मिली हैं पाषाण मूर्तियां। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो से सबसे इंपॉर्टेंट एक मिली है धातु की मूर्ति, वो है कांसे की वो नर्तकी, 14 सेंटीमीटर कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति
जो कि 14 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, काला ब्लैक कलर का। तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है ये। और हड़प्पा से अगर बात करें तो युवा पुरुष का धर मिला है यहां। युवा पुरुष का धर जो कि पूरी तरह नग्न है, वो धर है ना। एक अन्य बहुत सारी मूर्ति मिली है, नृत्य मुद्रा में बनाई गई कई सारी मूर्तियां मिली हैं। कांसे की मूर्ति में वही कांस की नृत्य करती हुई नग्न मूर्ति प्राप्त हुई एक लेडी की। ठीक है, और चूड़ियां से भरी हुई उसकी जो बाई भुजा है वो पूरी तरीके से कलाइयां जो है उसकी चूड़ियां से भरी पड़ी हैं। ठीक है, और भी जानवरों की भी बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। जानवरों में भैंसा, उसके बाद बकरा, इनकी मूर्तियां बहुत मिली हैं। लोथल से तांबे की पक्षी की मूर्ति, बैल, खरगोश, कुत्ते, इन सब की आकृतियां भी बहुत ज्यादा प्राप्त होती हैं हमें। मृण मूर्तियों की अगर बात करें, मृण मूर्तियां मतलब मिट्टी की मूर्तियां, तो उसमें बहुत सारे मृण मूर्तियों में सर्वाधिक मूर्तियां जो है मानव और पशुओं की हैं। किसकी हैं? मानव और पशुओं की मूर्तियां बहुत मिली हैं। ठीक है, नारी मूर्तियों की बात करें तो क्या कहते हैं, सारी मूर्तियां लगभग नग्न ही मिली हैं। ठीक है, और सबके गले में हार और माथे में जो है सर पर कुछ पहनावा दिखाया गया है, कुछ पहने हुए। पशुओं की मृण मूर्तियों में बहुत कुछ मिले हैं, जैसे कि बिना कुबर वाले बैल की मूर्ति बहुत ज्यादा मिली है। ठीक है, ये सारी चीजें तो विस्तार में इस चीज को आगे हम लोग देखेंगे। आज के लिए हम आपको बस ये बता दें कि इतनी सारी चीजें जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, ये जानने को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सिंधु घाटी सभ्यता की अगर अंत की बात करें तो माना गया है, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि बाढ़ आने से, जो सबसे ज्यादा प्रमाणिक है कि बाढ़ आने की वजह से सिंधु नदी में बाढ़ आई, जिसकी वजह से सभ्यता धीरे धीरे करके अंत हो गया। लोग मर गए, सब लोग, सब चीज, सारी मकाने वगैरह वगैरह खत्म हो गई, सब कुछ। ठीक है, तो आज के लिए जो है इतना ही।